Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to discuss aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction क्लास 11 12 दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम जितने भी एरोमेटिक सिस्टम हैं उनमें किस तरह के रिएक्शन होते हैं, किस टाइप के रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या जो रिएक्शन जैसे मान लो फिनॉल है, फिनॉल में किस टाइप का रिएक्शन होना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले इसमें वर्ड आया है एरोमेटिक, ठीक है, क्या वर्ड आया है एरोमेटिक। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है उसके लिए चार कंडीशन होते हैं। कोई कंपाउंड एरोमेटिक है उसके लिए कितने कंडीशन है? चार कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन ये है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका है कंपाउंड शुड बी प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है? प्लेनर। किसी भी कंपाउंड को प्लेनर होने के लिए उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 होना चाहिए, ठीक है। प्लेनरिटी का कंडीशन क्या है कि कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं उसकी जो ज्योमेट्री होती है प्लेनर ट्रायंगुलर, सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन शुड बी sp2। जो थर्ड कंडीशन है वो है कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन का मतलब है कि जब भी कभी जैसे अगर आप डबल बॉन्ड के अल्टरनेट, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे जब भी कभी हो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। ये आपको जब अभी एग्जांपल हम करेंगे तब आपको क्लियर दिखेगा कि कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है। तो थर्ड कंडीशन था कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। और जो फोर्थ कंडीशन है वो है कंपाउंड शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं 4n+2 के। जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में वो इक्वल होते हैं 4n+2 के, जहां पे n होता है होल नंबर, n होता है होल नंबर इंक्लूडिंग 0। मतलब n की वैल्यू इसमें 4n+2 के इक्वल अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप पुट करोगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हो n की वैल्यू ऐसे मिल जाए 0 1 2 3 4। इस तरह का अगर होल नंबर मिलता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के काउंट के लिए क्या करना है कि आप याद रखिएगा किसी डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 0 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो भी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर कहीं पे आपको लोन पेयर है जो कंजुगेशन में है, कंजुगेशन मींस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में मान लो कोई एटम है जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे इसलिए ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में। अगर लोन पेयर कंजुगेशन में है तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता देता हूं। जैसे आपने बेंजीन का नाम सुना होगा। बेंजीन आप सभी ने देखा है या सुना है। बेंजीन का फार्मूला बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H6। बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो कि ये बेंजीन का क्या है? स्ट्रक्चर है। 6 नंबर ऑफ कार्बन एंड 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर इस कंपाउंड को चेक करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो सबसे पहला कंडीशन देखो साइक्लिक। कंपाउंड को देख के ही पता चलता है साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर, तो प्लेनर के लिए क्या कर देगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेगा। मान लो इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन का ऑक्सीजन क्या हो जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर इस वाले कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट किया जाए तो आप देख सकते हो एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, इस वाले सिंगल बॉन्ड में 2 सिग्मा, इस वाले डबल, याद रखेंगे कि एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई होता है। 1 सिग्मा और 1 पाई एक डबल बॉन्ड में होता है। तो अगर इस वाले कार्बन के पास आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और यहाँ पे 3 सिग्मा। इस कार्बन का परसेंट क्या है? sp2 है।
ऐसे ही आप किसी भी कार्बन, 6 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, किसी भी कार्बन को आप देखोगे तो हर एक कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 3, और अगर 3 सिग्मा है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2, और अगर हाइड्रोजन sp2 है तो ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। तो दूसरा कंडीशन भी क्लियर, साइक्लिक है, प्लेनर। थर्ड कंडीशन क्या था, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे ये वाला डबल बॉन्ड। तो अगर इस तरह का आपको कहीं पे भी दिखे तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में है। अब देखो जो फोर्थ कंडीशन और सबसे मेजर कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल। हकल्स रूल ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4n + 2 के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 4n + 2 = टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 4n + 2 = 6। यहां से n की वैल्यू क्या करो, कैलकुलेट करो। तो 4n = 6 - 2, देन n = 4/4 = कितना आ गया, 1। और क्या 1 एक होल नंबर है कि नहीं है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स के। जैसे इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं पीरॉल, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ये आपका नैप्थलीन है, ये आपका फिनॉल है, और ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन में होता है लोन पेयर। नाइट्रोजन में लोन पेयर की वजह से ये डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर आता है, और इस वाले डबल बॉन्ड के भी अल्टरनेट पे लोन पेयर आता है। इट मींस ये क्या है, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ऐसे कहो कि ये जो पूरी जैसे ऐसे समझ लो कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे ये डबल बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे लोन पेयर, तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अच्छा, अब इसमें अगर एरोमेटिसिटी चेक करना आपको तो देखो साइक्लिक है। प्लेनर के लिए आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 अच्छा, यहाँ पे कार्बन में तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये आप कॉलेज से जानते हो। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं सबका हाइड्रोजन क्या है, sp2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ पे जो लोन पेयर है ये किसमें है, कॉन्जुगेशन में है। तो अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन होता है तो उसको 1 सिग्मा काउंट करते हैं, तो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3, इसलिए इसका हाइड्रोजन क्या है, sp2। इसी तरीके से अब अगर हम फ्यूरान की बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर में से एट अ टाइम एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पे भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लोन पेयर दोनों के अल्टरनेट पे है तो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये वाला कंपाउंड भी क्या होगा, इसमें भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। जितने भी यहाँ पे मैंने कंपाउंड बनाया है सब में क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव के अल्टरनेट डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी की बात करें तो साइक्लिक है, साइक्लिक दिख ही रहा है। दूसरा है प्लेनर, प्लेनरिटी, ये sp2 हाइब्रिडाइज, सारे sp2 हाइब्रिडाइज का आपको तो प्लेनर भी है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया। अब फोर्थ कंडीशन हकल्स रूल, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। फिर हकल्स रूल आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी n की वैल्यू आपको 2 नंबर मिलेगी, 1 आएगी। फिरॉन में भी आओगे, इसको फिरॉल बोलते हैं, इसको फिरॉन बोलते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, बट एट अ टाइम एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी कैसे हैं, एरोमेटिक है। इस वाले एग्जांपल को आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड साइक्लिक है, प्लेनर, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, हमने सीखा हुआ वाले। तो sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी आपको दिख रहा है। और हकल्स रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 4n + 2 के इक्वल कर दो, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल 2 के इक्वल। फिर यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 4n = 2 - 2, 4n = 0, देन n = क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर 0 या कोई भी होल नंबर मिलता है n = तो वो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमने एरोमेटिक बॉन्ड या एरोमेटिसिटी से रिलेटेड सारी चीजें देख ली। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जनरली इनको E+ से डिनोट किया जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या जिनको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मतलब कहीं पे भी अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, जैसे H+, NO2+, SO3H+, ठीक है, AlCl3, BF3, FeCl3। इन तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिन कंपाउंड्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो भी वर्क करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज एरोमेटिक कंपाउंड पे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। या ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज किसी एरोमेटिक कंपाउंड के किस वाले पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, इसके बारे में हमको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना है? देखना है। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि कैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि फिनॉल का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन पे लोन पे, इस वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये OH सिरिंज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? अटैक करता है। तो अगर मान लो ये वाला डबल बॉन्ड जाके इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तो अब ये डबल बॉन्ड अगर मान लो अपर डायरेक्शन में ब्रेक करता है, क्योंकि हमने ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग पहले देख रखा है, तो ऊपर डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ई जाके यहाँ पे अटैच हो गया। ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अच्छा, और आपको पता है कि इस वाले कार्बन के पास एक, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, वो बनाया नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनने का, तो इसलिए बॉन्ड ये इधर ब्रेक करेगा। फिर ये रेजोनेट होते होते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा, यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होंगे। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से H+ क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल में दो इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज होंगी। तो ये H+ जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो H+ ऐसे रिलीज होगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, क्योंकि H+ चाहिए, तो टेल की तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो H+ रिलीज हुआ तो इधर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में ये डबल बॉन्ड। तो फिनॉल से हम चले, फिनॉल पे पहुंच गए, और आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ अटैच करा? ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच कर गया। इसी तरीके से अगर आप पैरा पोजीशन पे भी पैरा पोजीशन का अटैच कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी मैंने कुछ एरोमेटिक सिस्टम लिया है, हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन इसको बोलेंगे, जो हेलो एरीन का एक एग्जांपल है। अगर यहाँ पे हेलोजन अटैच हो, बेंजीन से हेलोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन। तो उसका एग्जांपल मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे फिनॉल है, बेंजीन से OH, यहाँ पे बेंजीन से OCH3 एनिशॉन, और बेंजीन से अगर NH2 अटैच है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है कि जैसे हेलोजन में यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस वाले नाइट्रोजन पे भी क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्लास 12th की केमिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट होती है तो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा एरिल हैलाइड, दूसरा चैप्टर है फिनॉल, फिनॉल में एनिसॉल भी, फिनॉल में एनिसॉल भी एक एग्जांपल है, ईथर होता है, और फिर आपको मिलेगा अमीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, हेलो एरीन, फिनॉल, एनिसॉल और एनिलीन, ये जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जो बेंजीन रिंग से अटैच ग्रुप है उनमें सभी पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर के प्रेजेंट होने से इनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है वो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबकी लगभग सेम आती है। इस वजह से इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। आप अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो आप देख सकते हो कि इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब देखो एक चीज हमें जानना जरूरी है, अगर बेंजीन रिंग से हेलोजन यहाँ पे अटैच है तो ये फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, सेकेंड वाले कार्बन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इस वाले पोजीशन को हम बोल देते हैं पैरा पोजीशन। इसको भी मेटा बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को जाके इस रिंग पे अटैक करना है, या इलेक्ट्रोफाइल या किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक करेगा, या इनमें जो भी कंपाउंड जिनके लोन पेयर प्रेजेंट है एरोमेटिक, अगर रिंग से बेंजीन से अगर लोन पेयर प्रेजेंट वाले कंपाउंड अटैच है या जुड़े हुए हैं, तो अगर इनमें अगर आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल जाके इसको अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, तो हमको इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो सारे एरोमेटिक हैं और इनमें से किसी एक का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लें तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनमें से फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसके थ्रू क्लोरोबेंजीन, एरिसॉल और एनिलीन इन सबके केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कंपाउंड लिया वो फिनॉल है। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। लोन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और आपको पता है कि जब कोई डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो जिधर टेल होता है उधर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिधर टेल होता है उधर आता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये बॉन्ड किधर टूटेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूटेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे ये लोन पेयर, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। फिर ये बॉन्ड जब इधर टूटा तो यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन से यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन पे रहेगा पॉजिटिव। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, से ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूटेगा। अच्छा, एक बार जब हमने बॉन्ड ब्रेकिंग का डायरेक्शन चूज कर लिया तो हमेशा बॉन्ड उसी डायरेक्शन में ब्रेक करता है। जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ पे बॉन्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ब्रेक करेगा। फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रेक करेगा तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से डबल बॉन्ड नेगेटिव आ गया पहला पोजीशन पे। फिर ये वाला बॉन्ड भी ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगा तो पॉजिटिव इधर बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे बाद वाला स्ट्रक्चर देखना जरूरी है हमारे साथ, ये समझना जरूरी है कि अगर इधर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड था, ब्रेक करने से ये सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड ब्रेक करा तो सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इधर नेगेटिव चार्ज है इधर, और यहाँ पे जब ये बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में इधर डबल बॉन्ड आ गया। और इस ऑक्सीजन एटम पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और जब बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में टूटा तो नेगेटिव आया और एक ही एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम फिनॉल से चले गए, कहाँ पहुंच गए, फिनॉल पे ही पहुंच गए। अब फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि जब हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लोन पेयर की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब कि फिनॉल हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे हेलोएरिन हो, चाहे एरिसॉल हो, चाहे एनिलीन हो, इन सभी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो उनके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या चार्ज बनेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेंगे। और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना है तो पक्का इसको अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पेसीज होंगे जिनपे पॉजिटिव चार्ज हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, लेस हो। तो इससे हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम ये सीख सकते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड मैंने अभी बनाया था, जैसे हेलोएरिन, फिनॉल, एनिसॉल और एनिलीन, इन सभी में लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हुई, बढ़ गई। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ा हुआ है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो याद रखेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन या आप एनिसॉल की बात करो या एनिलीन की बात करो, इन सभी में इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, क्योंकि सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर ही आएंगे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाके एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब हम फिनॉल यहाँ पे लिए, फिनॉल की जगह पे आप कोई भी हेलोएरिन ले लोगे, सेम रिएक्शन देगा, या कोई भी एनिसॉल ले लोगे या कोई भी एनिलीन ले लोगे, कुछ कंडीशन एनिलीन में डिफरेंट मिलेंगे आपको। बट अगर आप हेलोएरिन, फिनॉल और एनिसॉल इन सभी के रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है ऐसे, तो इनमें हैलोजन का, जब हैलोजन अटैच होगा तो हैलोजिनेशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन होती है तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है
और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जाके अटैच होता है और यहाँ पे इस वाले ग्रुप को एसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन होती है तो एसाइल ग्रुप जाके इस पे अटैच होता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप जब जाके अटैच होगा तो एल्काइलेशन, और जब एसिड ग्रुप जाके अटैच होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इनको बोलेंगे। ये जितने भी रिएक्शन है लेवाइस एसिड के, लुईस एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फिनॉल, एनिसॉल, हेलोएरिन या एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सबसे पहले हेलोजिनेशन देखोगे तो इन कंपाउंड्स की रिएक्शन हेलोजन से होती है किसी भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में। तो लुईस एसिड मैंने AlCl3 ले लिया, तो ये जनरेट करता है Cl+ इलेक्ट्रोफाइल, और अगर Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है तो आपने देखा है इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। तो Cl+ एक बार ऑर्थो पे जाकर अटैच हो गया, एक बार कहां अटैच हो गया, पैरा पोजीशन। फिर जब नाइट्रेशन इसका करेंगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये दोनों जनरेट करते हैं NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। तो NO2+ या NO2 एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा और एक बार NO2 कहां पे अटैच होगा, पैरा पे अटैच हो गया। इसी तरीके से जब आप CH3Cl AlCl3 आप लोगे तो ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो CH3+ एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा और CH3+ एक बार पैरा पे अटैच होगा। इसी तरीके से जब एसाइल क्लोराइड AlCl3 से आप रिएक्शन करोगे तो ये CH3CO+, जिसको एसाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं, ये हाइड्रोजन हटेगा, एसाइल कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन एक बार जाके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया और एक बार हो गया पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। तो ये सारे रिएक्शन कॉमन होते हैं, चाहे आप फिनॉल पढ़ लो, एनिसॉल पढ़ लो या हेलोएरिन पढ़ लो, सब तीनों चैप्टर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में भी ये सारी चीजें मिलेंगी। हेलोएरिन के साथ क्लोरोबेंजीन के साथ ये सारे रिएक्शन मिलेंगे। सेकंड चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल, इथेनॉल, तो उसमें फिनॉल में सारे रिएक्शन मिलेंगे। फिर एनिसॉल, उसी चैप्टर में ये सारे रिएक्शन आपको मिलना है। और फिर आप अगर एनिलीन को देखोगे तो उसके भी ये सारे सिमिलर रिएक्शन आपको मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जब हेलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ तो दो प्रोडक्ट बने, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बना और दूसरी बार पैरा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल का टाइप हुआ। अब अगर हमने ये पता करना है कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो याद रखिएगा जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या है, उसमें एक सिमेट्री है। इसलिए जो पैरा प्रोडक्ट के क्रिस्टल होते हैं वो बिल्कुल ज्यादा अमाउंट में क्रिस्टलाइज होता है या ज्यादा अमाउंट में बनता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन होगा, पैरा। हमेशा जो पैरा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होता है वो हमेशा हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। तो क्लोरीनेशन अगर करोगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर आएगा, चाहे नाइट्रेशन भी करोगे तो उसमें भी पैरा वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में भी हमेशा आपको पैरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा, क्योंकि जो पैरा कंपाउंड है उसमें आप देख सकते हो एक सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से जो क्रिस्टल की पैकिंग होती है वो काफी एफिशिएंटली होती है, या काफी पैकिंग एफिशिएंसी उस कंपाउंड का क्या होता है, लैटिस का क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। तो ये पूरा हमने सीखा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को एक ही साथ डील कर लिया, जैसे फिनॉल, हेलोएरिन, एनिसॉल और एनिलीन के बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। बाकी इसको छोड़ के आपके क्लास 12 के सिलेबस में अब जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से अटैच हो, ठीक है, कीटोन ग्रुप अटैच हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, तो उनके रिएक्शन कैसे होते हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, सीख लेंगे।